हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रियांशी काफी समय बाद अपने कॉलेज के दोस्त श्रेयस से मिलने कॉलेज के सामने वाले पार्क में पहुंचती है। वो बेंच पर बैठी उसका इंतजार कर ही रही होती है कि तभी उसे पास के स्टॉल पर बन रहे पनीर रोल की खुशबू आती है। वो बेंच से उठने ही वाली होती है कि तभी कोई पीछे से आकर उसकी आंखें बंद कर देता है। तभी प्रियांशी कहती है, आ गया कुत्ते, तेरी देर से आने वाली आदत अभी तक नहीं गई। वही तो, तेरी भी मुझे कुत्ता बोलने वाली आदत गई नहीं। कैसी है तू? बस झकास बिंदास हूँ मैं तो। ओ भाई साहब, अपने बारे में कितना भ्रम पाल कर बैठी है तू। ना तू मस्त है, ना झकास है, और बिंदास तो बिल्कुल भी नहीं है। कर ली बकवास, अब कुछ खिला भी दे। तुझसे मिलने के चक्कर में मैंने कुछ खाया भी नहीं, और तो और आज ऑफिस से भी ऑफ ले लिया। बिल्कुल, मैं खिलाएगा ना तेरे को, अपने हाथों से खिलाऊंगा। बस पैसा तुझे देना होगा। हाय राम, मतलब तू तब भी कंगला था और अब भी। एक कम बोल, कंगाल होगा तेरा कसम। वो अभी थोड़ी कड़की चल रही है, वरना पैसे पानी की तरह बहाता हूँ मैं। पानी की तरह बहता है तभी तो कड़की छा रही है। चल बे गरीब, आज मैं तुझे खिलाऊंगी। जिसके बाद दोनों पास के ही एक रोल के स्टॉल पर जाते हैं और मेन्यू देखने लगते हैं। तभी प्रियांशी कहती है, बोल बे गरीब, कौन सा रोल खाएगा, नॉन वेज या वेजिटेरियन? नास्तिक प्राणी, आज मंगलवार है, इसीलिए नो नॉन वेज, ओनली वेज। यार ये मंगल मेरा अमंगल करने में क्यों लगा रहता है? ठीक है, तो अपनी पसंद से बनवा ले रोल। भैया, आप एक पनीर काठी रोल कर दो और एक सिंपल पनीर रोल। कुछ देर बाद दोनों के रोल तैयार होकर उन्हें मिल जाते हैं। तभी प्रियांशी सिंपल पनीर रोल की एक बाइट खाते ही कहती है, यार ये तो चिकन रोल से भी ज्यादा टेस्टी है। अच्छा, क्यों तूने पहले कभी ट्राई नहीं किया क्या? नहीं यार, तुझे तो पता है ना कि मुझे ज्यादातर नॉनवेज खाने की आदत है, तो मैं तो एग रोल या चिकन रोल ही खाती हूँ। ये पनीर रोल तो पहली बार खा रही हूँ, कसम से बड़ा मस्त है। अरे पनीर तो एवरग्रीन है, मुझे तो पनीर की हर डिश मस्त लगती है, और पनीर रोल तो मेरे फेवरेट हैं। और आज से पनीर रोल भी मेरे फेवरेट हो गए, क्योंकि आज इस मंगल पर पनीर रोल खाकर मेरा दिन मंगलमय हो गया। प्रियांशी के इतना कहते ही श्रेयस हंसने लगता है। कुछ देर बाद दोनों रोल खाकर कहीं और घूमने निकल जाते हैं। शाम को जब प्रियांशी थक हार कर घर लौटती है तो देखती है कि सामने टेबल पर पनीर रोल रखे हुए हैं, और वो झट से उन्हें उठाकर खाने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ सुरेखा उसे टोकते हुए कहती है, रुक जा, रख दे वापस उसे, प्लेट में छोड़ जल्दी। क्या हो गया, आप दूसरा खा लेना, ये वाला रोल मुझे दे दो। रोल? कैसा रोल? अरे घर की सफाई करने के चक्कर में सुबह से कुछ खा नहीं पाई। जरा सा पनीर बचा था फ्रिज में, उसी को भूनकर रोटी में लपेट कर रखा था मैंने, और तू आते ही ठूसने बैठ गई। सॉरी माँ, पूरे दिन भूखी हो तो अब क्या ही खाओगी। समझो आज आपने उपवास कर लिया, क्योंकि इसे खाए बिना तो मैं रहने वाली नहीं। अरे ये स्वाद थी, रुक जा। प्रियांशी सुरेखा की बात नहीं सुनती और पनीर रोल खाकर डकार मारती है। और इससे पहले कि सुरेखा का गुस्सा उस पर उतरे, वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। प्रियांशी पनीर रोल खाने की दीवानी हो जाती है। दिन में चाहे वो एक बार ही सही, लेकिन पनीर रोल जरूर खाया करती। एक दिन ऑफिस में सारा दिन बिजी रहने के कारण वो पनीर रोल खाने बाहर नहीं जा पाती, और रात को जब ऑफिस से निकलती है तो सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। तभी वो मुंह लटकाए घर आती है। कौन सा सदमा लगा है जो तेरा चेहरा उतरा हुआ है? माँ, आज का पूरा दिन निकल गया और मैंने पनीर रोल नहीं खाया। तो कौन सा बाहर टूट गया? बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, जानती तो है तू। हाँ तो घर पर बना दो, वो भी नहीं होता आपसे। हाँ तो तुझे खाना भी तो पनीर रोल है, जानती भी है कितना महंगा आता है पनीर, 250 रुपए किलो है। हाँ, कि मटर पनीर की सब्जी में पनीर कम और मटर ज्यादा तैरते हैं। अभी हो गया तेरा, तो चल खा ले। क्या पनीर रोल? नहीं, दाल चावल। जा हाथ मुंह धोकर आ, मैं खाना लगाती हूँ। इतना कहकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन प्रियांशी 2 किलो पनीर लेकर घर आती है और पनीर रोल बनाने की तैयारियां करने लगती है। सुरेखा किचन में नाश्ता बनाने आती है तो देखती है कि किचन में इतना सारा पनीर रखा है, जिसे देखकर वो कहती है, हाय मोरी मैया, मुझ गरीब के घर इतना सारा पनीर कैसे आ गया?
प्रियांशी, ये पनीर का भंडार लेकर क्यों बैठी है? क्योंकि आज मैं आपको अपने हाथों के बने हुए पनीर टिक्का रोल का नाश्ता करवाने वाली हूँ। हाय दैया, नाश्ते के लिए इतना पनीर उठा लाई। ला, इसमें से 250 ग्राम का बना ले अपना रोल, बाकी का मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अरे माँ, हद हो गई कंजूसी की। 2 किलो पनीर है और आप मुझे बस 250 ग्राम पनीर से रोल बनाने को कह रही हैं। दिमाग फिर गया क्या आपका? हाँ तो यहाँ क्या दावत हो रही है जो 2 किलो पनीर के रोल बनाकर परोस देगी? अरे इतना महंगा और इतना सारा खाएगी तो पेट खराब हो जाएगा तेरा। माँ, मैं पनीर रोल की बात कर रही हूँ, आप लूज मोशन ला रहे हो बीच में। निकलो निकलो आप बाहर, और रसोई में मत आना आप। अरे पर सारा ना डालियो एक बार में, आधा तो बचा ले। तभी प्रियांशी सुरेखा को धकेलते हुए किचन से बाहर कर देती है और वापस आकर पनीर रोल बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो एक प्लेट में अच्छे से पनीर रोल परोसकर हॉल में लेकर आती है। तभी हाथ में कटोरी लिए उनकी पड़ोसन मंजू वहाँ आ टपकती है। लो माँ, आ गई मंगतन। अरे सुलेखा, नाश्ता कर रही है क्या? नहीं नहीं आंटी, हम तो बस नाश्ते को देख रहे थे। क्यों, नाश्ता देखकर आपके पेट में चूहे उछल रहे हैं? इतना चप्पर चप्पर करती है तेरी छोरी, कुछ समझाया कर इसे। अरे ये आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं मंजू। तू बता, कुछ कहने आई है क्या? हाय मेरी भोली सुलेखा, हाथ में कटोरी लेकर कुछ कहने नहीं, मांगने आई थी। सुबह सुबह प्रियांशी को मदर डेयरी पर से पनीर लाते देखा तो सोचा एक कटोरी पनीर लेती चलूं। अरे आंटी जी, पनीर है, दही नहीं जो कटोरी में भर के दे दूं। अरे कटोरी में नहीं तो भगोने में लाकर दे दे, लेकिन दे दे छोरी। हाँ दे दे, क्योंकि लिए बिना तो इसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी, और पनीर नहीं देना तो एक पनीर रोल ही दे दे, कम से कम यहाँ से जाएगी तो सही। तभी प्रियांशी कटोरी में 5 पनीर रोल के टुकड़े डालकर उसे पकड़ा देती है और चालाक मंजू प्लेट से एक पनीर रोल उठाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर पनीर रोल का नाश्ता करती हैं और सुरेखा प्रियांशी की तारीफ भी करती है। समय बीतता है। अब जब भी प्रियांशी को पनीर रोल खाना होता तो वो खुद ही बना लिया करती। एक बार वो अपने ऑफिस ट्रिप पर जाती है, जहाँ वो अपनी कलीग आशिका के साथ स्ट्रीट फूड मार्केट में जाती है और उसे पनीर रोल की कई वैरायटीज देखने को मिलती है। तभी याशिका अपनी सेल्फी स्टिक में फोन लगाकर ब्लॉगिंग करते हुए कहती है, हेलो गाइस, आज मैं और मेरी दोस्त आए हैं लुटेरी मार्केट की गलियों में, जहाँ का स्ट्रीट फूड इतना टेस्टी होता है कि पता नहीं कितना टेस्टी होता है, क्योंकि हम तो यहाँ पहली बार आए हैं ना। ये क्या छपरी पंती कर रही है तू? अरे यार, वो मैंने ना फूड ब्लॉग्स बनाना चालू किया है तो बस वही कर रही हूँ। तू कैमरा कॉन्शियस तो नहीं है ना? मैं और कैमरा कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब देख, तेरा आज का ये फूड ब्लॉग मैं शूट करती हूँ ना। इतना कहकर वो फोन अपने हाथ में पकड़ लेती है और एक रोल वाले के पास जाकर कहती है, तो आज हम खाने वाले हैं तंदूरी पनीर रोल, जो मैं तो पहली बार टेस्ट करूंगी ही और याशिका ने भी पहली बार ही खाया होगा। भैया इसी बात पर 2 पनीर रोल लगा दो फिर। भैया थोड़े स्पाइसी रोल बनाना। कुछ ही देर में मैं हमारे पनीर रोल जो कि बन के रेडी हो जाएंगे उसे खाने वाली हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है। आइए देखिए कि पनीर रोल कैसे बन रहे हैं। ऐसे कुछ देर में दोनों तंदूरी पनीर रोल खाते हुए ब्लॉगिंग करती हैं और साथ में एंजॉय करती हैं और ऑटो में ट्रिप से लौट आती हैं। ऐसे ही पनीर रोल खाने के साथ साथ वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हुए एक्सरसाइज करती है। साधना गुस्से में रुचिका के गाल पर एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए कहती है, धोखेबाज कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? रुचिका, तुम अपने ही परिवार को कैसे धोखे में रख सकती हो? आखिर ऐसा क्या किया था रुचिका ने जिसके कारण साधना और पंकज रुचिका को धोखेबाज कह रहे थे? जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। रुचिका जैसी अमीर लड़की की शादी मिडिल क्लास परिवार के लड़के पंकज से हो जाती है, जिसके चलते पंकज के घर में वो एडजस्ट नहीं कर पाती और अपनी सास से अक्सर उसकी कहासुनी हो जाया करती थी। एक बार वो रात के समय कमरे में जोर जोर से फोन पर गाने बजाकर नाच रही होती है, जिसके शोर से परेशान साधना कान बंद किए उसके कमरे में आती है और गुस्से में उसके फोन को उठाकर जमीन पर पटक देती है।
ले अब और मटक कर नाच। मम्मी जी आपका दिमाग खराब है क्या? मेरा इतना महंगा फोन चकनाचूर कर दिया। मायके से लाई थी मैं अपनी। हाँ तो तेरे मायके वालों की आरती उतारू? मतलब ये कोई समय है गाने बजाकर कमर मटकाने का? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आपको दिक्कत क्या है। अरे अब मैं अपने कमरे में फुल वॉल्यूम में गाने भी नहीं सुन सकती। अरे तो सुन ना, लेकिन दूसरों को मत सुना, क्योंकि लोग तेरी तरह उल्लू नहीं है जो इस समय जागते फिरे। उन्हें सुकून की नींद चाहिए। जिसका नाच तेरा ये भोपू कर रहा है। मुझे इस बात के सिवा कुछ नहीं पता। बस आप मेरा फोन ठीक करवा के दो, जिसको आपने टुकड़े टुकड़े किया है। जाकर अपनी अम्मा से मांग ले। इतना कहकर साधना वहाँ से चली जाती है और रुचिका गुस्से में पैर पटकते हुए कहती है, हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। ये बुढ़िया रोज की रोज मुझे किसी न किसी बात पर आती है और सुना कर चली जाती है। मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैं अपनी मर्जी का कुछ कर भी नहीं सकती। दिल तो करता है यहाँ से भाग जाऊँ। इतना कहकर वो अपना सर पकड़ लेती है। रुचिका को उस घर में घुटन सी महसूस होने लगी। तभी एक दिन वो मार्केट जाने के बहाने अपने दोस्त विकी से मिलने एक कॉफी कैफे में जाती है। क्या बात है, बड़े दिनों बाद याद आई तुझे मेरी। मैं शादी करके बर्बाद हो गई हूँ। यार विकी, मेरी हेल्प कर। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था शादी बर्बादी है, पर तुझे अपनी माँ की पसंद पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था। यार उन्हीं का सोचकर तो ससुराल से भाग नहीं रही हूँ, लेकिन मुझसे अब उस 3 कमरे के मकान में और नहीं रहा जाता। कोई ऐसा तरीका बता कि मैं वहाँ से आजाद भी हो जाऊँ और माँ को शर्मिंदा भी न होना पड़े। ये कैसे हो सकता है पागल? तू भागेगी तो तेरे ससुराल वाले और तेरी माँ दोनों की इज्जत का फालूदा बन जाएगा। यार तभी तो तेरे पास मदद के लिए आई हूँ। अपने इस तेज दिमाग से कोई आइडिया निकाल जिससे रुचिका आजाद भी हो जाए और किसी को पता भी न चले। ठीक है, मुझे टाइम दे, मैं कोई जुगाड़ निकालता हूँ। इतना कहकर विकी उसकी मदद करने का वादा करता है और अगले दिन रुचिका कमरे में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी पंकज उसके पास आकर कहता है, रुचिका वो मैं कह रहा था कि यार क्यों अपनी गाड़ी मैं वो पर अटका रखी है? आगे बोलना है तो बोलो, वरना मुझे टीवी देखने दो। वो मैं कह रहा था कि मैंने हमारे लिए मूवी की टिकट्स बुक की हैं, तो शाम को तुम तैयार रहना। साथ में मूवी देखकर खाना भी बाहर ही खाएंगे। क्या बात है, आज आपको सैलरी मिली है क्या, जो मेरे बिना बोले मूवी डिनर सब कुछ प्लान कर लिया? हाँ तो अब कर रहा है ना, रास नहीं आ रहा है तुझे? माँ आप क्यों बोल रही हो? अरे क्यों मना कर रहे हो इन्हें? ये बोलेंगी नहीं तो इनका खाना कैसे पचेगा? मैं क्या कहती हूँ कि मेरी जगह ना मम्मी जी को ही ले जाओ। वैसे भी तुम मुझे किसी छोटे से ढाबे या फिर रेस्टोरेंट में ले जाओगे जहाँ खाने की मुझे वैसे भी आदत नहीं है। अब जितना कर सकता है उतना तो करेगा ही ना। हाँ तो उतने में आप खुश रहिए, क्योंकि मेरा गुजारा इतने में नहीं होने वाला। अगले दिन विकी उसे फोन कर अपने घर मिलने बुलाता है। कुछ देर में वो वहाँ पहुँचती है तो अपने सामने अपनी ही शक्ल की लड़की को देखकर हैरान रह जाती है। तभी वो लड़की अपने चेहरे से रुचिका की शक्ल का मास्क हटाकर अपना असली चेहरा दिखाती है। क्यों चौंक गई ना? यही सॉल्यूशन निकाला मैंने तेरी प्रॉब्लम का। डिट्टो तेरी तरह चेहरा बनाकर मास्क पहना दिया इस लड़की को। अभी बिल्कुल तेरी तरह दिखती है। अब इस मास्क के साथ ये लड़की तेरे ससुराल और तू जहाँ जाना जाए जा सकती है। I'm just impressed, विकी। मतलब ऐसा काम बस तू ही कर सकता है। ये मास्क पहनकर तो ये लड़की डिट्टो मेरी तरह दिख रही है। एक मिनट, इसको मेरे ससुराल के बारे में और वहाँ के काम के बारे में तो पता है ना? और ये काम करने के लिए राजी तो है ना? हाँ, मुझे साहब ने सब बता दिया है। बस मुझे पैसे समय पर मिल जाने चाहिए। हाँ वो तो मुझे पता है। उसी रात रुचिका रात के अंधेरे में घर से भाग निकलती है। अगली सुबह रुचिका के अचानक गायब हो जाने की वजह से उसका पति पंकज और सास साधना परेशान होकर अपने सभी रिश्तेदारों और रुचिका की सहेलियों को कॉल करके उसके बारे में पूछते हैं, पर कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता। किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता माँ। आखिर वो अचानक कहाँ चली गई? आपने फिर से उसे कुछ कह तो नहीं दिया था? अरे उस दिन के बाद से तो मैं उससे फालतू बोल ही नहीं रही। पता नहीं कहाँ चली गई नासपिटी। दोनों परेशान हो ही रहे होते हैं कि तभी रुचिका दूध की थैली लिए घर आती है और दोनों को ऐसे परेशान देखकर कहती है,
ये सुबह के 8 बजे आप दोनों की शक्ल पर 12 के बज रहे हैं। कहाँ से मटक कर आ रही है? मम्मी जी मटकने नहीं, दूध लेने गई थी। और क्या हुआ, आप परेशान क्यों दिख रहे हैं? कुछ नहीं, तुम काम करो अपना। मैं और माता ऐसी ही बातें कर रहे थे। रुचिका किचन की तरफ चली जाती है और साधना उसे घूर कर देखने लगती है। तभी पंकज कहता है, माँ अब उसे गुस्से में घूरना बंद भी करो। तूने देखा, उसने मुझे सासू माँ कहकर बुलाया। उसे देखना नहीं सुनना कहते हैं। हाँ वही, बहू तो मुझे मम्मी जी कहकर बुलाती थी ना। ओहो माँ, मम्मी जी सासू माँ में क्या फर्क है? जरा जरा सी बात को पकड़ कर बैठ जाती हो। इधर साधना को रुचिका की सासू माँ कहना खटकता है, तो उधर रुचिका किचन में जाकर लंबी सांस भरते हुए कहती है, चलो इस रुचिका के घर में आ तो गई मैं। वैसे इतना अच्छा घर छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? खैर मुझे क्या, मुझे तो यहाँ 1-2 महीने उस रुचिका का मास्क लगाकर सासू माँ पतिदेव करना है, और क्या। तो अब घर में रुचिका की शक्ल का मुखौटा लगाए रानी रह रही थी और रुचिका आराम से एक आलीशान होटल में रहकर अपनी आजादी को एंजॉय कर रही थी। समय बीतता है, साधना को रुचिका कुछ बदली बदली सी नजर आने लगती है, क्योंकि वो अब उसकी कही सारी बातें बिना बहस के मानने लगी थी। एक दिन रुचिका की माँ भी उससे मिलने आती है, तो उसे भी रुचिका कुछ बदली सी नजर आती है। एक बार जब रानी नहा धोकर रुचिका के चेहरे वाला मास्क पहन रही होती है, तभी साधना उसे देख लेती है और उसके चेहरे से मास्क उतार कर फेंक देती है, जिसके बाद रानी उसे और पंकज को सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर तो जैसे दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वो तुरंत रुचिका के पास पहुंचते हैं। रुचिका जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, तो साधना उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। धोखेबाज कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? रुचिका तुम अपने ही परिवार को कैसे धोखे में रख सकती हो? हाँ हूँ मैं धोखेबाज, और धोखा नहीं देती तो क्या करती? 2 दिन और उस घर में रहती ना तो पागल हो जाती, इसलिए मैंने रानी को वहाँ भेजा। बहू तू इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब तू यहीं मर और भूल जा कि तेरी कोई शादी भी हुई थी या तेरा कोई ससुराल भी था, क्योंकि तुझ जैसी धोखेबाज बहू को मैं अपने घर में दोबारा कभी जगह नहीं दूंगी। और अपनी माँ को क्या जवाब देना है ये भी सोच लेना, क्योंकि तुम्हारा ये धोखा उनसे भी नहीं छुपा। ये बात सुनकर रुचिका सुन रह जाती है और इतना कहकर साधना और पंकज वहाँ से चले जाते हैं। रिहाना अपने पति अबीर के साथ समुद्र के किनारे घूमने जाती है, जहाँ रिहाना अबीर के साथ शाम के समय हाथ में हाथ डाले समुद्र के किनारे बैठी थी। तभी अबीर रिहाना से कहता है, रिहाना मैं बहुत खुश हूँ कि उस दिन हम दोनों ने सही फैसला लिया, नहीं तो आज हम साथ नहीं होते। हाँ अभी सही कहा। सब लोगों के इतना कहने के बावजूद भी हमने अपनी दिल की बात सुनी और अपने रिश्ते को चुना। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। रात के समय अबीर रियाना की गोद में सर रखकर सो रहा होता है। तभी रियाना उसके बालों को संवारते हुए बीते पलों को याद करने लगती है, जब वो पहली बार अबीर से अपने दोस्त की शादी में मिली थी। रियाना अपने परिवार के साथ अपनी दोस्त अर्चना की शादी में जाती है, जहां सभी लोग कार से उतरते हैं। रियाना के पिता कार को लॉक करके आगे चले जाते हैं। जैसे ही रियाना अपने परिवार के पीछे जाने लगती है, तो वो देखती है कि उसका दुपट्टा कार के दरवाजे में फंस गया है। तो वो अपना दुपट्टा जैसे ही खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकलता। तभी उसके पास अबीर आता है और कहता है, हेलो मिस, रुकिए, ये क्या कर रही हैं? आपका दुपट्टा खराब हो जाएगा, रुको मैं हेल्प करता हूँ। अबीर रियाना के थोड़े करीब आता है और उसके बालों में लगा हुआ हेयर पिन निकालता है, जिसकी मदद से वो कार का दरवाजा खोल देता है और रियाना का दुपट्टा निकालकर उसे देता है और कहता है, अब आप आराम से पार्टी एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आज सभी लोग आपको दुल्हन समझ लें। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बुरा ना माने तो हम दोस्त बन सकते हैं। हाँ क्यों नहीं। वाओ, थैंक्स मिस। रियाना शेखावत। अबीर गोइंका, ये नंबर है, जब फ्री हो कॉल कर लेना।
इस तरह अबीर और रियाना की दोस्ती हो जाती है और दोनों को पहले ही नजर वाला प्यार हो जाता है। दोनों की बातें और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और एक दिन रियाना और अबीर एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं, जिसके बाद दोनों अपने इस रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताते हैं और दोनों के परिवार वाले आपसी रजामंदी से रिश्ते को पक्का कर देते हैं। और कुछ समय बाद रियाना और अबीर शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद रियाना भी अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाती है और साथ ही साथ नौकरी भी करती है। वहीं अबीर भी MNC कंपनी में जॉब करता है। दोनों अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहने लगते हैं कि एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। ऐसे ही एक दिन रियाना अबीर को कॉल करके कहती है, सुनिए, आज आप जल्दी घर आ जाना, हम बाहर कैंडल लाइट डिनर के लिए चलेंगे। शाम हो जाती है पर अबीर अब तक घर नहीं आया था। रियाना को इंतजार करते करते रात के 12 बज जाते हैं। तभी अबीर नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ घर आता है और कहता है, सॉरी डार्लिंग, आज थोड़ी ज्यादा होगी, सॉरी डार्लिंग। अबीर, ये क्या मजाक है? तुम नहीं जाना चाहते थे, तुम मना कर देते। ये क्या हाल बनाकर आए हो तुम अपना? अरे यार, तुम हमेशा इतने सवाल क्यों करती हो? जाना है तो चलो, नहीं तो यहीं मरो। जुबान संभाल कर बात करो अबीर, बीवी हूँ तुम्हारी मैं, नौकरानी नहीं। इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए टाइम निकालती हूँ और तुम बाहर से ही फुल टाइट होकर आते हो। अरे रे, इतनी मेहरबानी बीवी साहिबा। अपने काम में इतना मगन होती हो कि पता भी नहीं होता पति भूखा है या पेट भरा है। महीना महीना तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करती और एक दिन टाइम देकर अच्छाई की मूर्त बन रही हो। हाँ, तुम तो जैसे सारा दिन ही मेरे आगे पीछे घूमते हो, मेरी सेवा करते हो, है ना? हद है यार, एक तो टाइम दो, ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। अरे जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा टाइम, अकेले ही खुश हूँ। रियाना वहाँ से चली जाती है और अबीर जैसे ही उसके पीछे जाने लगता है तो वो नशे की हालत में वहीं गिर जाता है और सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 11 बज रहे होते हैं। वो उठकर सोफे पर बैठता है। यहाँ उसे टेबल पर एक खत मिलता है जो कि रियाना ने लिखा था। जब संभलती नहीं है तो पीते क्यों हो? जा रही हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए। अकेले खुश रहना तुम, अब खुद बनाओ और खुद खाओ। मैं चली अपने मायके। ये सब पढ़कर अबीर का गुस्सा और बढ़ जाता है। जैसे तैसे वो तैयार होकर अपने ऑफिस जाता है तो वहीं रियाना भी अपने मायके पहुंच जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। वहीं शाम को अबीर अपने दोस्त को घर बुलाकर पार्टी करता है और तस्वीरें लेकर रियाना को भेजता है। इसी के साथ एक मैसेज भी लिखकर उसे सेंड करता है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, जा रह ले अपने मायके में। अब तू मेरी पार्टी के वीडियो देखेगी। अच्छा हुआ जो तुम खुद चली गई, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर खुद निकाल देता इस घर से। मेरी जिंदगी को जहर बनाने वाली औरत। मैसेज पढ़ते ही रियाना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी माँ को इस बारे में बता देती है, जिस पर उसकी माँ कहती है, अरे मैं तो पहले ही कहती थी वो लड़का तेरे लायक नहीं है, पर नहीं, तुझे तो लव मैरिज का भूत सवार था। अब हो जा खुश, अभी भी वक्त है, तलाक दे दे उसे और अलग हो जा। इसे तेरी कोई फिक्र नहीं है। अपनी माँ की कही हुई बातें सुनकर रियाना कोर्ट में अबीर से डाइवोर्स के लिए केस फाइल करवा देती है और डाइवोर्स पेपर अबीर के घर भेज देती है। जैसे ही अबीर को पेपर मिलते हैं वो रियाना को कॉल करता है और रियाना कहती है, हेलो मेरे पतिदेव, तोहफा मिल गया आपको मेरा? उम्मीद है काफी पसंद आया होगा। ये क्या मजाक है रियाना, डिवोर्स के लिए? जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो। और हाँ, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ बल्कि तुम्हें बता रही हूँ कि मैं फैसला ले चुकी हूँ। कल कोर्ट में मिलते हैं। अगले दिन दोनों कोर्ट में जाते हैं जहाँ जज साहब उन्हें कहते हैं, देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, आप दोनों के पास अब भी मौका है अपने रिश्ते को बचाने का। वही तो मैं कह रहा हूँ माय लॉर्ड कि हम इस झगड़े को बात करके सुलझा सकते हैं। अच्छा, आज तुम्हें बात करना याद आ रहा है? तब कहाँ थे जब मैं सारी रात जाकर तुम्हारा वेट करती थी? कितने दिन भूखी रहती थी क्योंकि तुम कभी टाइम पर घर नहीं आते थे और ना ही साथ बैठकर खाना खाते थे। अपने काम में इतना मगन थे कि मुझे भूल ही गए। जरा खुद से पूछ कर देखो
क्या जो तुम कह रही हो वो सब सच है? क्या बस मैं ही तुम्हें भूला था? तुम मुझे अपना कितना टाइम देती थी ये बताओ। जब तुम्हारा दिल किया तुम पास आ गई, जब दिल किया तब दूर चली गई। अरे यार, सच तो ये है कि हम दोनों ही अपने काम में इतना बिजी थे कि हम भूल गए थे कि काम के अलावा भी हमारी जिंदगी है जिसे हमें मिलकर जीना है। अबीर की ये बात सुनकर रियाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो झट से उसके गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कोर्ट से बाहर जाते हैं और डाइवोर्स नहीं लेते। ये सब सोचकर रियाना की आंखों में एक बार फिर आंसू आते हैं और अब वो अबीर के माथे को चूमकर मन ही मन में कहती है, आई लव यू अबीर, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर जाने नहीं दूंगी। किसी ने सच कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन वो डिवोर्स वाली बात ना होती तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। झुमकी को बचपन से ही अच्छी और थोड़ी महंगी चीजों का बड़ा शौक था। जब तक वो किसी चीज को अच्छे से देख परख ना ले तब तक उसे अपने लिए नहीं लेती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सासू माँ रश्मि के साथ बाजार जाती है, जहाँ बहुत सारी अलग अलग चीजों की दुकानें थी। दोनों सास बहू एक साड़ी के शोरूम में जाती हैं और तभी रश्मि बोलती है, अरे भैया अच्छी सी साड़ी दिखा दो। जी माँ जी, अभी दिखाता हूँ। वो दुकानदार उन्हें साड़ियाँ दिखाना शुरू कर देता है। रश्मि एक एक करके साड़ियाँ देखती जाती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो झुमकी से बोलती है, अरे बहू तू ही बताना इनमें से कौन सी साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताऊं। बोल ना, क्या बात है। इनमें से एक भी साड़ी आप पर अच्छी नहीं लगेगी और इनका फैब्रिक देखिए कितना घटिया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ बहू, मुझे तो घर में ही पहनकर रहना है, कौन सा बाहर जाना है। फिर भी माँ जी, आपका भी कोई स्टैंडर्ड है, क्लास है, समाज में कोई इज्जत है। अरे ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। छोड़ ना बहू, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए माँ जी, कौन सी साड़ी पसंद आई है आपको? सभी साड़ियों में से रश्मि एक नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी निकालती है और दुकानदार को देते हुए उससे बोलती है, ये लो भैया, ये वाली पैक कर दो। बस एक ही साड़ी? हाँ, फिलहाल तो एक ही चाहिए थी, तुम इसे ही पैक कर दो। ठीक है माँ जी। दुकानदार साड़ी पैक करके रश्मि को देता है और उससे बोलता है, माँ जी, आपके कुल मिलाकर हो गए 1250 रुपए। ठीक है। एक मिनट भैया, अभी बिल मत बनाना। ऐसा कहकर झुमकी रश्मि को साइड में ले जाती है और उससे बोलती है, ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? क्यों, क्या हुआ? 1250 रुपए मांग रहा है वो इस साड़ी के। हाँ तो क्या हुआ? नहीं माँ जी, आप इस घटिया सी साड़ी के लिए इतने सारे पैसे नहीं दे सकती। छोड़ ना बहू, आज ले ली, आगे से नहीं लूंगी। झुमकी से ऐसा बोलकर रश्मि दुकानदार को पैसे दे देती है और साड़ी लेकर वो दोनों वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद झुमकी एक बार फिर अपनी सास से बोलती है, सच में माँ जी, आज आपने ना घाटे का सौदा किया एकदम। बहू तू अब भी उसी बात को लेकर बैठी है। छोड़ ना, अब जो हो गया सो हो गया। जा तू मेरे लिए खाना बना कर ले आ। ठीक है माँ जी। झुमकी रश्मि और अपने लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। वो खाना बना ही रही होती है कि तभी उसके पति का कॉल आता है। वो अपना फोन उठाती है और पति से बोलती है, हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। और बताओ क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ, आप बताइए कहाँ हैं? मैं आज ही बरेली आया हूँ, फिर यहाँ से दिल्ली तुम्हारे पास। सच में आप बरेली में हैं? हाँ हाँ यार, क्यों, क्या हुआ? अच्छा सुनिए ना, बरेली के ना झुमके बहुत मशहूर हैं, आप मेरे लिए वो ले आएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तुम बताओ कैसे झुमके चाहिए तुम्हें? मुझे ना हैंडमेड झुमके चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी के। ठीक है, मैं ले आऊंगा। अब मैं रखता हूँ, अपना और माँ का ख्याल रखना। और जी आप भी, बाय। झुमकी कॉल कट कर देती है और खुद से बोलती है, ओए बल्ले बल्ले, मैं तो बरेली के झुमके पहनूंगी। जब मैं झुमके पहनकर अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर निकलूंगी ना, मोहल्ले की औरतें तो मुझे देख देख कर जल जाएंगी, कितना मजा आएगा। खुद से बातें करते करते वो खाना भी बना लेती है, जिसके बाद अपनी सास के लिए वो खाना लेकर उसके कमरे में जाती है और उन्हें खाना देते हुए बोलती है,
ये लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। अरे बहू, क्या बात है, तू बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या हुआ है? कोई बात नहीं माँ जी, मैं तो बस यूं ही। पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। बता मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं कुंदन वापस आ रहा हो? जी माँ जी, वो वापस आ रहे हैं और आपको पता है वो मेरे लिए बरेली से झुमके लेकर आ रहे हैं, वो भी हैंडमेड। अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरे तो मजे ही आ जाएंगे। पर मैंने सुना है हैंडमेड झुमके बड़े महंगे मिलते हैं। हाँ वो तो है माँ जी, पर एक आध झुमका खरीद लेने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। हाँ, बात तो तेरी भी ठीक है। चल अब आ और खाना खा ले। फिर दोनों सास बहू मिलकर खाना खाने लगती हैं और दूसरी तरफ कुंदन बरेली के बाजार में झुमकी के लिए झुमके ढूंढने लगता है। वो कई सारी दुकानों पर जाता है, लेकिन उसे सिर्फ मशीन से बने हुए झुमके ही मिलते हैं। अब वो थोड़ा परेशान होने लगता है और खुद से बोलता है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं हैंडमेड झुमके ढूंढने के लिए। कुंदन को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना फोन निकालता है और गूगल पर हैंडमेड झुमकों की दुकान खोजने लगता है। गूगल पर ढूंढने के बाद कुंदन को पता चलता है कि पुरानी बरेली के बाजार में हैंडमेड झुमके मिलते हैं। तो अब कुंदन पुरानी बरेली के बाजार में जाता है और वहाँ एक दुकान पर जाकर दुकानदार से बोलता है, एक्सक्यूज मी। यस सर। मुझे झुमके चाहिए, वो भी हैंडमेड। क्या आपके यहाँ मुझे वो झुमके मिल जाएंगे? क्यों नहीं सर, हमारी स्पेशलिटी ही यही है। ग्रेट, तो फिर मुझे दिखाना शुरू कीजिए। दुकानदार एक एक करके कुंदन को झुमके दिखाना शुरू कर देता है। कुंदन को सभी झुमके बहुत पसंद आते हैं और वो दुकानदार से बोलता है, यार आप मुझे इतने अच्छे अच्छे झुमके दिखाए जा रहे हैं, मैं कौन से खरीदूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो एक बात बताइए, क्या ये आप अपनी वाइफ के लिए ले रहे हैं? जी हमारे पास एक स्पेशल कलेक्शन भी है सिर्फ वाइफ के लिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाओ। दुकानदार कुंदन को कुछ अलग से झुमके दिखाता है, जिनका प्राइस थोड़ा ज्यादा तो जरूर था, पर देखने में वो सबसे अलग थे। उन झुमकों में से एक झुमका कुंदन को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे अपने हाथ में लेके दुकानदार से बोलता है, ये वाला कैसा है? अरे वाह सुखी, बहुत ही प्यारा है सर, ये आपकी वाइफ को जरूर पसंद आएगा। सच में? तो यही खरीद लूं? जी सर, ये बहुत बेशकीमती होता है, हर कोई इसे नहीं पहनता, आप अपनी वाइफ को यही गिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 2 पेयर पैक कर दो। ठीक है सर। दुकानदार 2 जोड़ी झुमके पैक करके कुंदन को देता है और उससे बोलता है, ये लीजिए सर आपके झुमके, अब आप मुझे 1400 रुपए दे दीजिए। ठीक है। कुंदन दुकानदार को पैसे दे देता है और झुमके लेकर दुकान से बाहर आकर खुद से बोलता है, झुमकी को ये झुमके बस पसंद आ जाएं। 1 बज गया, मुझे जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। इसके बाद वो टैक्सी पकड़कर जल्दी से एयरपोर्ट जाता है और अपनी फ्लाइट में बैठकर दिल्ली वापस आता है और आकर सीधा अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है और उनसे बोलता है, कैसी हो माँ आप? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, तू बता। मैं भी अच्छा हूँ माँ, झुमकी कहाँ है? वो तेरे लिए रसोई में खाना बना रही है, जा उससे मिला। कुंदन किचन में चला जाता है और जाकर झुमकी के गले लगता है, जिसके बाद वो उससे बोलता है, कैसी हो तुम? आप कैसे हैं? तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ? अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए झुमके लेकर आया हूँ। कुंदन उसे झुमके दिखाता है। उन्हें देखकर झुमकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुंदन से बोलती है, थैंक यू सो मच, कितने सुंदर है ये झुमके। वैसे कितने के हैं ये? ज्यादा महंगे नहीं है, बस 1400 के हैं। क्या इतने महंगे? थैंक यू सो मच। तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं है, जब तुम इन्हें पहनकर बाहर जाओगी तो लोग तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। इसके बाद झुमकी उन झुमकों को पहन लेती है और वो बहुत सुंदर लगती है, जिसके बाद झुमकी का झुमकों के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। वो आए दिन नए नए तरह के झुमके खरीदा करती और पहना करती। उसने खुद का एक मिनी स्टोर खोल लिया था और अब झुमके वो सिर्फ पहना नहीं करती, बल्कि उन्हें बेचा भी करती और खुद की आमदनी भी कर लिया करती। सुशांत एक जॉइंट फैमिली में रहता था, अपने ताऊ की फैमिली के साथ। कुछ समय बाद बीमारी के कारण सुशांत के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके ताऊ ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और सुशांत और उसकी माँ माया को एक छोटा सा घर दे दिया। माया और सुशांत ने अपने हक के लिए बहुत बोला, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। ये परिस्थिति देखकर सुशांत अपनी माँ से बोलता है, मम्मी
आपको पेपर्स पर साइन नहीं करने चाहिए थे। आपकी एक गलती की वजह से हम रोड पर आ गए। इस छोटे से घर में कैसे रहेंगे? बेटा मुझे नहीं पता था ये लोग इतने निर्दयी निकलेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। खून के रिश्ते होने के बावजूद इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। मुझे तो अब बस तेरी शादी की चिंता है। तेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। मम्मी, कोई अपनी बेटी देगा ही क्यों? आपको नहीं पता हम कितनी मुश्किल से रह रहे हैं। सभी को बंगले गाड़ियों वाला रिश्ता चाहिए, कोई गरीब के साथ नहीं रहना चाहता। इसीलिए मैं बाहर जाकर काम करूंगा और साथ ही इन लोगों पर कोर्ट में केस भी करूंगा। सुशांत अपने एक दोस्त की मदद से काम के लिए दूसरे शहर चला जाता है, जहां उसकी दोस्ती दीक्षा से हो जाती है और कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों साथ में पार्क में बैठे होते हैं। तभी दीक्षा बोलती है, सुशांत, आप मुझे अपने घर कब लेकर जाएंगे? जल्द ही लेकर चलूंगा दीक्षा। अभी जरा घर के हालात ठीक नहीं है। तो क्या हुआ? रहना तो आखिर मुझे उसी घर में है ना शादी के बाद। लेकिन कोई और बात है तो बताओ ना। तुम क्यों मुझे मना कर देते हो हर बार? कुछ तो बात है जो आप छुपा रहे हैं मुझसे। क्या बात है? अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर गरीब हुआ तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैंने प्यार किया है आपसे, और प्यार गरीबी अमीरी देखकर थोड़ी होता है। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हाँ वो तो है, लेकिन आज मैं तुम्हें सब सच बता दूं। हमारा छोटा सा घर है, ना तो मेरे पास गाड़ी है ना ही बंगला। मैं शादी के बाद कलेश नहीं चाहता, इसीलिए जो भी बात थी मैंने तुम्हें सच बता दी। बाकी अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगी। भगवान का आशीर्वाद हुआ तो एक दिन बंगला गाड़ियाँ भी हो जाएंगी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। कभी नहीं। जिसने मेरी पूरी दुनिया बना दी, मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? तुमसे मिलने के बाद मेरी नौकरी पक्की हो गई, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं जल्द ही अपनी माँ से हमारी शादी की बात करूँगा। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सुशांत और दीक्षा अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद दीक्षा के परिवार वाले सुशांत की हालत का पता लगने पर दीक्षा को शादी ना करने के लिए मनाते हैं और उसकी माँ गायत्री भी उससे बोलती है, ना बड़ा घर है ना कोई सुख सुविधा है, कैसी रहेगी? समझ जा, अभी भी समय है। मैं कह रही हूँ समझ जा। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है तू। मम्मी, अगर आपने मेरी शादी किसी अमीर लड़के से करा दी और वो मुझे दुखी रखेगा, तब आप खुश रहोगे? इसमें क्या गलत है? अगर सुशांत गरीब है, कम से कम वो मुझे प्यार तो करता है। मुझे उसी से शादी करनी है बस। ठीक है, हम कर देते हैं, बाकी तेरा नसीब है। बाद में आकर हमें मत बोलना। दीक्षा की खुशी के लिए उसके माँ बाप मान जाते हैं और शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। शादी करके दीक्षा अपने ससुराल में कदम रखती है, जहां माया उसका गृह प्रवेश करवाती है। जिसके बाद दीक्षा अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर अंदर आती है और माया अपनी बहू को बोलती है, बेटा तूने अपने शुभ कदम इस गरीब के आंगन में रखे हैं, जहाँ मैं तुझे मुंह दिखाई पर थोड़े से पैसों के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। मम्मी जी, आपकी सबसे बड़ी दौलत है आपका आशीर्वाद जो आपने मुझे दिया, और यही मेरे लिए बहुत है। पैसों से कोई प्यार नहीं खरीद सकता और मेरे लिए प्यार से कीमती कुछ भी नहीं है। वहीं ये नजारा देखकर घर के बाहर दो पड़ोसने संगीता और नीलम खुसर पुसर करते हुए बोलती है, कुछ भी नहीं था इनके पास, बहू लेकर आई है दहेज में। बहू के शुभ कदम है जो इनके घर में इतना दहेज आ गया। हाँ, गहने भी तो देखो कितने पहन कर आई है। चलो सही है, इसका घर तो बस गया। दीक्षा अपनी सास को कोई काम नहीं करने देती थी। उसने पूरे घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाला था और माया को भी बहू के रूप में मानो बेटी मिली थी। माया भी अपनी बहू को बहुत लाड करती थी, अपनी बेटी की तरह ही उसका ख्याल रखती थी। ऐसे ही एक दिन सुशांत ऑफिस से घर आकर बोलता है, मम्मी, दीक्षा इधर आओ, मेरी सैलरी बढ़कर 30,000 हो गई है। ये तो अच्छी बात है, इतनी अच्छी खुशी दी है आपने तो। भगवान की कृपा हो रही है हम पर। बेटा माता की कृपा तेरी वजह से ही हो रही है हम पर। जब से तू आई है ना, तब से खुशियाँ आ गई है इस घर में। तेरे शुभ कदमों से ये घर रोशन हो गया। नहीं माँ जी, ये तो इनकी मेहनत का नतीजा है। वैसे भी सच्चे मन और लगन से काम करने वालों को एक ना एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। अच्छा माँ जी, मैं चाहती हूँ मैं और सुशांत मिलकर कमाएं, जिससे हम अपना बड़ा घर बना सकें। बेटा तुझे जो करना है तो वो कर सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों पर। तुम मिलकर जरूर कुछ कर दिखाओगे। वैसे भी तेरे आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया।
तुझे मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करूँगी। तू चिंता मत कर, मैं घर का सारा काम खुद संभाल लूंगी। ऐसे ही दीक्षा भी सुशांत के साथ ऑफिस में काम करने जाती है और दोनों रोज साथ जाते और साथ आते। ऐसे ही कुछ दिन बाद माया के पास एक लेटर आता है और वो लेकर रख लेती है। और जब शाम को सुशांत और दीक्षा ऑफिस से घर आते हैं तो माया सुशांत को बोलती है, बेटा देखियो, ये चिट्ठी देकर गया है डाकिया। किस चीज की है ये? मम्मी ये तो कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है। जो 3 साल पहले हमने केस लड़ा था घर को लेकर, वो हम जीत गए हैं। क्या बेटा तू सच बोल रहा है? अब हमें हमारा हक मिल जाएगा? हाँ मम्मी, आज इतने समय बाद जाकर खुशी सुनने को मिली है। हमारा घर हमें मिल जाएगा। अब हमारा हक कोई नहीं छीन सकता। मम्मी आप सही बोलती थी। दीक्षा के आते ही घर में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। दीक्षा, हमें हमारा घर मिल जाएगा। अब हम अपने बड़े घर में रहेंगे। कहते हैं ना, एक आदमी के सक्सेसफुल होने के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बेटा तू बहू के रूप में लक्ष्मी को लेकर आया है इस घर में। मेरी बहू हीरा है। मम्मी, जोड़ियां भगवान ऊपर से ही बनाकर भेजते हैं। अगर उन्होंने मुझे दीक्षा से नहीं मिलवाया होता तो आज हम यहाँ तक नहीं आते। सही कहा, बहू के आते ही सुख समृद्धि भी आ गई। ऐसे तेरे पापा के समय में थी, हम सब कितने खुश थे। चलो बहू, बहुत बातें हो गई, अब खाना खाकर आराम कर लो। पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है और कुछ दिनों बाद वो केस जीतने की वजह से अपने पुराने बड़े घर में वापस लौट आते हैं और एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। इस तरह बहू के शुभ कदमों ने दोनों माँ बेटे की जिंदगी को बदल दिया, जिसके कारण उनके अच्छे दिन लौट आए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।